स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत की पहली खबर होगी कैसे कांग्रेस के बयानवीर बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे देते हैं और इसकी एक तस्वीर हरियाणा से सामने आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वोटर्स को राक्षस बता दिया और बीजेपी को वोट देने वालों को श्राप दे दिया। लेकिन आने वाले चुनावों में बीजेपी विपक्षी रणनीति की काट कैसे तैयार कर रही है, वंदे भारत की अगली खबर में इसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। असल में बीजेपी ने एक एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है जो कि विपक्षी गठबंधन INDIA की काट को तलाश रहा है। वंदे भारत की तीसरी खबर देश की आजादी के पर्व से जुड़ी हुई है। एक तरफ दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और वंदे भारत में आज की चौथी बड़ी खबर LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से आई है। चीनी जंगी तैयारियों के जवाब में भारत नियंत्रण रेखा पर मॉडर्न एयरबेस तैयार कर रहा है जो कि चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। इन तमाम खबरों पर नजर है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की, जिन्होंने अपने पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। और जोश जोश में सुरजेवाला ने यह कहते हुए वो भूल गए कि वो कुरुक्षेत्र के रण से किसे श्राप दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को राक्षस बताते हुए बीजेपी को वोट देने वालों को श्राप दे दिया। सुरजेवाला का यह स्टेटमेंट कैसे कांग्रेस के गले की हड्डी बन रहा है वो बीजेपी के रिएक्शन से समझा जा सकता है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिए। भावनाओं में बह गए सुरजेवाला, बीजेपी वोटर्स को श्राप दे डाला। कुरुक्षेत्र में सियासी महाभारत, कांग्रेस के लिए वोटर्स राक्षस। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये वो स्टेटमेंट है जिसकी गूंज दूर तलक पहुंची है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन था। मंच पर सुरजेवाला थे। माइक संभाला तो सुरजेवाला का आक्रोश बेलगाम हो गया। बीजेपी को कोसते कोसते सुरजेवाला वोटर्स को कोसने लगे, राक्षस कहने लगे, श्राप देने लगे। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अगर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। जाहिर है कि सुरजेवाला के स्टेटमेंट बीजेपी के लिए इजी कैच बॉल थी। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ये सोच सकता है। इस तरह की अभद्र भाषा असंसदीय है, हम इसका संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। बीजेपी के एक और CM ने कांग्रेस पर अटैक किया। MP के CM शिवराज चौहान ने कहा, राहुल जी क्या यही मोहब्बत की दुकान है? हम जनता को भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कर रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट पर बीजेपी की पूरी लीडरशिप टूट कर पड़ी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष OP धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भी कांग्रेस को घेरा है। चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स की बाढ़ आने लगती है। सियासी दलों के नेता सीमा लांघने लगते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स उसी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं जिस पार्टी के नेता ने स्टेटमेंट दिया होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तभी से बीजेपी इसकी काट तलाशने में जुटी हुई है। विपक्षी हमलों का करारा जवाब देने और INDIA की काट तलाशने के लिए बीजेपी ने सत्ता और संगठन से जुड़े हुए लोगों की एक टीम तैयार की है, जिसे एम्पावर्ड ग्रुप का नाम दिया गया है। बीजेपी का ये एम्पावर्ड ग्रुप आखिर है क्या, आपको वो भी दिखा देते हैं। इस ग्रुप में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी शामिल हैं। ये दोनों नेता सरकार और पार्टी की ओर से संचार योजना का मसौदा तैयार करते हैं, समूह के समन्वयक बनाए गए हैं। ये दोनों नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार और संगठन दोनों के दृष्टिकोण और संचार रणनीति में तालमेल रहे। बीजेपी की ये जो ट्रबल शूटर टीम है, इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पार्टी उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, महासचिव विनोद तावड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी शामिल हैं। एम्पावर्ड ग्रुप में नेताओं को उनकी विशेषज्ञता के लिए शामिल किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को लगभग 1 दर्जन राज्यों के चुनाव प्रबंधन का अनुभव है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को संचार कौशल के लिए जाना जाता है। प्रसाद पार्टी के पुराने जानकार हैं और उन्हें अभी भी भाजपा के विचारों को सामने रखने और विपक्ष के तर्कों पर हमला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक के रूप में देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी के मामले में अब यूपी के पूर्व सीएम मायावती की एंट्री हो चुकी है। मायावती ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा और उन्होंने ये सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित है। कल मौका है 15 अगस्त का और देश भर में आजादी का पूर्व पर्व जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज भी इसकी कुछ तस्वीरें देखने को मिली। 77वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। और इसी बीच एक बेहद खास तस्वीर कश्मीर से आई है, जहां पर जर्रा जर्रा तिरंगे के रंग में रंगा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। करीब 4 घंटे बाद 15 अगस्त की तारीख शुरू हो जाएगी और कल सुबह से देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन आजादी के जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, आतंकी ताकतें अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाएं और लोगों को आवाजाही में असुविधा ना हो, इसकी खास तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के इस उत्सव पर लाल किले पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास के रास्ते आम जनता के लिए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की खास तैयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ घाटी में आजादी का उत्सव मनाने की खास तैयारी है। कश्मीर घाटी में 33 साल के लंबे इंतजार के बाद सही मायने में सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 3 दशक बाद ऐसा हो रहा है कि कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त और उसके आसपास नागरिक आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन तथा इंटरनेट सुचारू रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वैसे जम्मू कश्मीर में आजादी की रौनक पहले से ही दिखाई दे रही है। श्रीनगर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों ने बाइक तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली में श्रीनगर के आईजी अजय कुमार यादव भी शामिल हुए। ये तिरंगा रैली श्रीनगर के लाल चौक, डल लेक और बोटैनिकल गार्डन समेत कई इलाकों से होकर निकली। डल झील के शिकारे और नावें भी तिरंगा में नजर आए, तो डल झील के किनारे हाथ में तिरंगा लहराते हुए सुरक्षा कर्मी दिखाई दिए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में तिरंगा रैली में लोगों की जबरदस्त भागीदारी ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने पर कश्मीर में कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाएगा। आज बड़े फक्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली
केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। ये तस्वीरें देखकर पूरा देश खुशी से झूम रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले तक कश्मीर में हालात एकदम अलग थे। अलगाववाद चरम पर था और कश्मीर में तिरंगा यात्रा कल्पना से परे मानी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिन्होंने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर हमला बोला। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सत्ता में पंचायतों के चुनाव हुए, 12,000 केसेस हुए, 56 से ज्यादा लोग मारे गए, 56 से ज्यादा लोग मारे गए, 123 रेप केसेस हुए। 2021 के चुनाव के बाद 60 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें भी लगभग 200 से ज्यादा रेप केसेस हुए। क्या आप देखिए ना क्या स्थिति है। और ये सारे गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन वाले आज भी चुप हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए तुष्टीकरण पर चलने वाले लोगों की नस्ल एक ही होती है, इनकी सोच एक ही होती है, इनका थॉट प्रोसेस एक ही होता है। वो देश को नहीं देखते, कभी वोट को देखते हैं, चाहे देश बिक जाए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर हमला होने की आशंका जताई गई है और ओवैसी के घर के दरवाजे पर लगे हुए 2 शीशे टूटे हुए पाए गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कल पथराव किया गया है। ये घटना है 5, साढ़े 5 बजे की। हम इस समय असदुद्दीन ओवैसी घर के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल जब घटना हुई थी, ओवैसी घर पे मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा कि इनके जो घर में जो केयरटेकर हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ अज्ञात लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम आपको ठीक दिखा सकते हैं कि पथराव किस जगह पे हुआ है। ये घर है उनका और घर के ठीक सामने देखिए उनका मुख्य दरवाजा है, गेट है, जहाँ पर आपको शीशे टूटे हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि पथराव जो किया गया था सीधा बाहर से पत्थर मारा गया है और पत्थर मारा गया है शीशे को निशाना बनाकर। देखिए आप किस तरीके से उनके घर के शीशे को तोड़ा गया है। उनके बगल में खिड़की है, वहाँ पर पथराव किया गया है। पथराव करने वाले कौन थे, उनका मकसद क्या था, हालांकि इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन इस कोठी में मौजूद केयरटेकर ने इस घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस यहाँ पहुँचती है, उसके बाद जांच शुरू कर देती है। ये जो पथराव हुआ था, कल हुआ था, 5, साढ़े 5 बजे के बीच हुआ था और उसके बाद ओवैसी घर के बाहर जो है एक PCR की गाड़ी को तैनात कर दिया गया है ताकि आगे कोई घटना ना हो पाए। और इस पूरे मामले की जांच पुलिस पूरी शिद्दत के साथ कर रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ओवैसी के घर को निशाना बनाकर पथराव किया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली।